Hello everyone, you all are watching ISP Simplified and in this video I am going to explain you all about the UP RO ARO एग्ज़ाम। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, अभी का जो समय है आपके पास कुछ थोड़ा सा फ्री स्पेस मिल जाता है। इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम, फिर भी आप इसको एज अ बैकअप की तरह तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल 411 सीटें हैं, जिसमें 334 सीट के अप्रॉक्स में आपको RO वाली पोजिशंस पे है, जिससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहने वाला है अगर आप इसके पीछे कुछ भी एफर्ट लगाना चाह रहे हो तो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सबसे पहला तो ये समझना है कि थोड़े से एफर्ट से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। रीज़न है इसका, एक तो ये बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड वैकेंसी है, कुछ समय से नहीं आया, और दूसरा कि लोग इसको बहुत वेट करते हैं। खासकर यूपी पीसीएस वाले जो बंदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस्ड होते हैं। ठीक है, जो यूपी पीसीएस तैयारी करते हैं और अभी देखा जाए तो जस्ट वो लोग फ्री हुए मेंस वेंस दे के, तो इस तरीके से आपको इस बात को ध्यान रख के एग्ज़ाम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एग्ज़ाम है वो आपको इसकी फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, 9/10/2023 से लेके 9/11/2023 तक इसकी पूरी की पूरी वो रहेगी। अगर आप इसमें अभी तक OTR नहीं किए हो तो वो कर लेना, क्योंकि इसमें फिर थोड़ा सा इनके वेबसाइट का थोड़ा इशू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए बेसिक जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो है क्या। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कर्टेल या बर्डन लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला जा सकता है। पहले बेसिक डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ। पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ में 140 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 120 मिनट मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की बात करूँगा, मेंस की बात हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, पेपर 2 की बात कर लें, इसमें आपको जनरल हिंदी की तरफ से प्रोसीड करना पड़ेगा। 60 क्वेश्चन, यू विल हैव टू डील विद दिस 60 क्वेश्चन इन 60 मिनट। टोटल क्वेश्चन की बात कर लें, 140 क्वेश्चन प्लस 60 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन होगा। टोटल मार्क्स आपको 200 होगा। नेगेटिव मार्किंग का काफ़ी ध्यान रखना होगा आपको, 13 मार्क्स नेगेटिव होगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको केयरफुल रहना है कंसर्निंग द नेगेटिव मार्किंग। देखिए, यही नेगेटिव मार्किंग 1/4 होता ना, तो मैं कहता कि थोड़ा आप कम भी सोचोगे तो चलेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो 1 मार्क्स कट होगा, इस तरीके का अप्रोच होता था। बट 1/3 में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो एग्ज़ाम की डेट की बात अगर हम लोग अभी करते हैं तो एग्ज़ाम फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, मोस्ट टू मोस्ट फर्स्ट वीक में हो जाएगा फेब के। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, RO ARO 2016 एग्ज़ाम का, जिसका री एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, उसकी कट ऑफ 129 गई थी। 2017 में 122 मार्क्स गया था। ठीक है, और जो रिसेंट वाला हुआ था 2021 वाला, उसका कोई वो नहीं आया, अभी कट ऑफ मार्क्स नहीं आया, तो आप उसको फिर भी एस्टिमेट करके चल सकते हो कि 128-130 के अप्रॉक्स मार्क्स रहा होगा। कट ऑफ मार्क्स बताने से मेरा मतलब ये है कि जो भी होगा, जिस तरीके से आप आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी करोगे, तो उसमें आपको कम से कम +5 मार्क्स लेके चलना पड़ेगा। +5 मीन्स +5, इवन दो क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड बढ़ता भी है तो भी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में थोड़ा कंपटीशन रहने वाला है। क्योंकि जो RO का पेपर होने वाला है ओपन टू ऑल होगा, ये आपको पता ही है, तो टारगेट आपको कम से कम 130 प्लस रखना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें GS मार्क्स 140 वाला, हिंदी 60, दोनों इंक्लूड करके 130 लाना है आपको। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कोशिश ये करना पड़ेगा कि अगर 130 मार्क्स हमको लाना है तो किस तरीके से GS में ज़्यादा लाया जाए, हिंदी में कितना लाया जाए। हिंदी में आपको 55 प्लस तो रखना पड़ेगा 60 में, और ये ईजिली आप रख सकते हो। अगर आप इसको प्लान वे में करोगे तो आराम से रख सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं क्रिएट करेगा ये। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग डील करते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो भी GS की सब्जेक्ट होगी, जिसकी मार्क्स होती है 140 मार्क्स की, उसकी प्रायोरिटीज़ हम लोग क्या क्या रखने वाले हैं, उस तरीके से अप्रोच करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि हिस्ट्री को सबसे पहले देखना है। हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री सेगमेंट में भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले सेगमेंट को सबसे पहले देखना है। ठीक है, एंशिएंट को फिर देख सकते हो, उसके बाद मिडाइवल देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में खास करके 1905 से लेके 1947 को देखना है। ठीक है, बुक सोर्स में आपको बताऊंगा, सोर्स बताऊंगा, उस तक लिमिटेड रहना, वो काफ़ी मोर देन सफिशिएंट होगा, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो हिस्ट्री वाले पार्ट में अगर आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो, आई होप कि आप लोग पढ़ रखे होगे कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से, तो बहुत ज़्यादा इलॉन्गेशन नहीं करना है। सोर्स में अभी आपको बताऊंगा, उस पर स्टिक रहना है और उस पर प्रैक्टिस करना है जम करके। ठीक है, हालांकि आप देखोगे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1905 से 1947 तक की घटना चक्र की बुक तो मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ अपने चैनल पे, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। एंशिएंट मिडाइवल पे जैसा ट्रेंड है उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको पढ़ के जाना है, कुछ छोड़ के मत जाना है। ठीक है, फिर बात करेंगे जियोग्राफी पे, सेकेंड प्रायोरिटी में ये होना चाहिए। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी
देन वर्ल्ड ज्योग्राफी। याद रखिएगा, इंडियन एंड वर्ल्ड को मैपिंग की ओरिएंटेशन से ज़्यादा ले जाना है। मैपिंग ओरिएंटेशन ले जाने का मेरा मतलब यही है कहने का कि आप मैप बेस्ड स्टडी करना, वर्ल्ड में जितनी भी लेक्स होती है, जितने भी फॉरेस्ट एरिया होते हैं, जो भी माउंटेन्स होते हैं, रिजेस होते हैं, स्ट्रेट्स होते हैं, वो सब आपको जानना पड़ेगा। वो भी प्रैक्टिस के साथ जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके ये काफ़ी फेवरेट पोर्शन हो जाता है यूपी पीसीएस या फिर यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जियोग्राफी में पहले इंडियन ज्योग्राफी को डील करेंगे, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी को डील करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अप्रोच रखना होगा हमें। तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर आप ज्योग्राफी वाले पोर्शन से मूव करना चाह रहे हो तो आपको ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्रायोरिटी सेट करनी होगी। इंडियन ज्योग्राफी का कंटेंट ज़्यादा रहता है तो उसको ज़्यादा फोकस करना होगा, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। दोनों में आपको सबसे ज़्यादा जो थीम बनाना है ना, वो मैपिंग को बेस करना होगा। मैपिंग आपको स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रीट्स, ग्रासलैंड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर सबसे ज़्यादा आर्किपिलागोज कहाँ पे हैं, ऑयल पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, फिर आपको पनामा कैनाल कहाँ पे है, सुएज कैनाल कहाँ पे है, मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन सी स्ट्रेट्स बनते हैं, ये सब चीज़ें आपके एकदम दिमाग में होनी चाहिए। आप इस चीज़ को स्किप करके नहीं आगे कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको उलझा लेगा क्वेश्चन। यूपी पीसीएस और यूपी के किसी भी एग्जाम को लोगे तो आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्लियर है? थोड़े वक्त के बाद हो सके तो मैपिंग पे मैं कुछ शेयर करूँगा, आप उससे बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे हम लोग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पोर्शन होने के बाद पॉलिटी सेगमेंट पे बात करते हैं। पॉलिटी से 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आप पॉलिटी उस तरीके से पढ़ोगे जिसको बर्डन नहीं बनाना है। ठीक है, पहला चीज़ मैं सोर्स इसके बाद बात करूंगा, लेकिन अभी मैं प्रायोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ। फर्स्ट हिस्ट्री, उसमें भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आपको ये पता होना चाहिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो हर एग्जाम का उसी तरीके से कंटेंट कैरी करता है, लेकिन एंशिएंट मिडाइवल अगर आप कम भी पढ़ पाओ तो भी चलेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे पॉलिटी, देन जनरल साइंस पे। जनरल साइंस में भी क्या हमारा वो होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। फर्स्ट पहले आपको बायो पे ज़्यादा फोकस करना है। यूपी के कोई भी एग्जाम को उठाकर देख लो, बायो वाला पोर्शन ज़्यादा आता है। ठीक है, बायो वाले पोर्शन में भी ह्यूमन साइकोलॉजी ज़्यादा पूछेगा आपको, ह्यूमन डिजीजेज हो गया, ह्यूमन सेल्स हो गया, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ये सब ज़्यादा पूछेगा। फिर अगर आप चाहो तो मूव कर सकते हो फिजिक्स पे, फिर आपको केमिस्ट्री मूव करना चाहिए। ठीक है, और इस पूरे को ख़त्म करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र का भी सहारा ले सकते हो, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर हम लोग मूव करेंगे इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में देखा गया है जो ट्रेंड आता है उसमें करंट ज़्यादा डोमिनेटेड होता है स्टैटिक से, लेकिन हम लोग स्टैटिक वाले पोर्शन में भी किस किस पोर्शन को रखना है, इन्फ्लेशन, जीडीपी, बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, स्टैगफ्लेशंस, ये सब चीज़ों को पढ़ते जाना है। चीज़ों को समझ में आना चाहिए। अगर आप कंसेप्ट को दिमाग में रख रहे हो तो आप क्वेश्चन कर लोगे आराम से। ठीक है, फिर मूव करेंगे इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर वाले पोर्शन पे। इन्वायरमेंट को समझते हैं, हालांकि एग्रीकल्चर को आप ज्योग्राफी में भी इंक्लूड करके पढ़ सकते हो, लेकिन इन्वायरमेंट वाला पोर्शन को आपको ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में अगर आप देखोगे तो पॉल्यूशन वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और पॉल्यूशन करने के बाद आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब चीज़ें करना होगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी से आपको समझ में आना चाहिए। इन्वायरमेंट को आप ठीक ठाक से करके जाना होगा आपको। उसके बाद देखिए यूपी स्पेशल को आप स्किप नहीं कर सकते हो। रीज़न क्या है स्किप नहीं करने का, क्योंकि धीरे धीरे इसकी जो होती है ना कंटेंट बढ़ती जा रही है, तो यूपी स्पेशल को आप स्किप नहीं कर सकते हो। तमीज़ से नोट्स बना लो, धीरे धीरे करके पढ़ जाओ। अगर आप आउट स्टेट से भी हो तो भी आप इसको हैंडल कर सकते हो, क्योंकि यूपी इतनी बड़ी स्टेट है कि आप नेशनल इंटरनेशनल चीज़ों को तो वैसे भी सुनते रहते हो, वैसे भी जानते रहते हो। ठीक है, तो यूपी के अगर आप नहीं भी हो, आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, मान लो आप एमपी से बिलोंग करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी एज अ पार्ट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्टेट है पॉपुलेशन वाइज भी। तो आपको ये बात ध्यान रहना चाहिए कि उसके बारे में आपको चीज़ों को इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। तो अगर आप यूपी कर लोगे, यूपी स्पेशल, देखो मैं आउट स्टेट वालों को बताता हूँ कि अगर आप यूपी स्पेशल कर भी ले रहे हो ना तो आपको इससे लॉस नहीं है। पहली बात कि आप यूपी पीसीएस के किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आप बेनिफिट करेगा, क्योंकि यूपी पीसीएस में अब यूपी स्पेशल का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगा है, कंटेंट ज़्यादा हो गया है। दूसरी बात यह है कि यूपी को अगर आप जानोगे तो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया के पार्ट को आप जान लोगे। इंडिया के पॉलिटिक्स को समझने में, इंडिया के जियो पॉलिटिक्स को समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो यूपी स्पेशल तो आपको करना ही करना है। फिर करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर एक चीज़ आप समझना, सबसे ईजी सी बात है, कभी भी ना 10 सोर्स पे मत जाना, मेरी मानो, कभी भी 10 सोर्स पे मत जाना। मैक्स टू मैक्स 2 सोर्स पकड़ना और उसको इतनी बार पढ़ जाओ कि आपको याद हो जानी चाहिए चीज़ें। मैं अपने चैनल पे आई दृष्टि अप्रैल तक करा रखा हूँ। ठीक है, अभी रिसेंट वाली जो आई दृष्टि आई होगी वो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ करा दूंगा,
जनरल साइंस जो भी साइंस पोर्शन होता है, एनवायरनमेंट पोर्शन होता है, पॉलिटिकल पोर्शन होता है, स्किम्स पोर्शन होता है, वो सारी की सारी मैं करा दूंगा, तमीज़ से करा दूंगा, ठीक है। जो हमारी शेड्यूल शुरू होने वाली है डेली शेड्यूल, उसमें मैं इंक्लूड कर करके धीरे धीरे करके पूरी करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद सेंसस 2011 डिजिटल सेंसस जो होता है, उसमें आपको सेंसस 2011 करना पड़ेगा। इससे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। इंडिया की सेंसस मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी है, आप वहाँ से फ़ायदा ले सकते हो। जनरल साइंस फ़ायदा ले सकते हो, पॉलिटी फ़ायदा ले सकते हो, ऑलरेडी मैंने इतने सारी चीज़ों को डाल रखा है। आप जो भी बोलोगे वो मैं और भी इसको धीरे धीरे करके प्रोसीड कर दूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जो जितनी चीज़ें डली हैं वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हैं। फिर रीजनिंग वाले पोर्शन को मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर रीजनिंग आपको फोकस करना है और आपको लग रहा है कि रीजनिंग आपका वीक है या फिर रीजनिंग आपने कभी बनाया नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करो। आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप PYQ पे फोकस करो, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग से कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं आता, नॉर्मल क्वेश्चन आता है। आप उसको अगर PYQ को भी 1-2 बार कर लोगे तो आपका अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा। मिसलेनियस टॉपिक ऐसे होते हैं, घटना चक्र की कोई भी बुक उठाना। देखिए, अगर आप यूपी की एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग यूपी के किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले घटना चक्र को 3 बार लगाना चाहिए, 3 टाइम्स एटलीस्ट। उसका एक वजह है, उसकी एक वजह है, क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली उसी फ्रेम के, उसी शेड्यूल के, उसी स्ट्रक्चर के देखने को मिलेंगे, तो आपको ये करना चाहिए। हर एक घटना चक्र के, हर एक सब्जेक्ट के एंड में मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, उसको भी करके जाना चाहिए आपको। अब देखिए, मैं बुक्स तो बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, 2 बुक्स तो आपको, 2 सेट ऑफ पेयर्स ऑफ बुक्स तो रहने चाहिए। पहला ल्यूसेंट होना चाहिए जनरल साइंस का, दूसरा ल्यूसेंट जो जीके वाली बुक आती है, येलो एंड ब्लू, येलो फॉर इंग्लिश मीडियम, ब्लू फॉर हिंदी मीडियम, और तीसरी सेट होनी चाहिए घटना चक्र। पुराने वाली भी है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। 2022 की तो मैं खुद करा रखा हूँ, हिस्ट्री करा रखा हूँ, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फिजिक्स की मैंने एक 7 आवर्स की 8 आवर्स की एक वीडियो डाल रखी है, वो उससे पूरी की पूरी फिजिक्स हो जाती है घटना चक्र की, ठीक है। प्लस घटना चक्र की सारी सेट, घटना चक्र में कौन कौन सी सेट होनी चाहिए, देखो, हिस्ट्री तो होनी चाहिए, उसके बाद जियोग्राफी होनी चाहिए, फिर पॉलिटी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, मस्ट है, ठीक है। ये तो मस्ट होना चाहिए, इसमें कोई आप वो नहीं कर सकते हो, ये आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। और PDF के पीछे कम भागो, हार्ड कॉपी एक रख लेना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट में पहले तो जनरल साइंस को समझ लेते हैं, जो बुक्स में ल्यूसेंट की जनरल साइंस आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी कंसेप्ट लग रही है कि थोड़ा मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है चीज़, तो आप मेरे से अप्रोच करो, मैं उसको फिनिश करने की कोशिश करूँगा। हालांकि फिजिक्स ऑलरेडी कंप्लीट है, केमिस्ट्री भी 80% कंप्लीट है, बायो का सेक्शन मैं डाल दूंगा, ठीक है। और घटना चक्र आपको फुल्ली सॉल्व करना है, ठीक है। फुल्ली मीन्स फुल्ली विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रखे हो, अच्छी बात है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को गैदर करो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को एक रिविजिट दे लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। रिवीजन करने के बाद अगर आप करने का मन है तो करो, नहीं तो उतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है। आप एक काम करो, 1905 से लेकर 1947 को ल्यूसेंट से पढ़ जाओ, या फिर इसकी कंप्लीट घटना चक्र को लगा जाओ विथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि तिलक की डेथ कब हुई थी, ये आपको याद होना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय की डेथ कब हुई थी, वो डेट आपको याद होनी चाहिए। इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। फिर ज्योग्राफी वाले पोर्शन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंडिया एंड वर्ल्ड। NCERT की समरी अगर आप महेश बर्नवाल सर की लेते हो तो भी अच्छी बुक है, मैंने एक बार उसको पलट के देखा था, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। हालांकि मैं NCERT पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन हाँ, टाइम फ्रेम देखो, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी तो समझ में आनी चाहिए ना। आप अगर मान लो 1 महीने से ज्योग्राफी को ही दे दोगे तो सही नहीं है ना। तो आप समरी, NCERT की समरी आती है महेश कुमार बर्नवाल सर की, वो आप रेफर कर सकते हो, या फिर NCERT 11th एंड 12th की रेफर कर सकती हो। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान होना चाहिए, मैपिंग पोर्शन आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, सुदर्शन गुर्जार सर की एक प्लेलिस्ट है 20 वीडियो की, आप उसको जरूर देख लेना एक बार। देखने के साथ साथ उसको रफ मैप में वर्ल्ड एंड इंडिया की मैप आती है, कंप्लीट बुकलेट आती है, उसमें बना के डाल लो। आज नहीं तो कल आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। और फिर इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, घटना चक्र तो आपको लगानी पड़ेगी। वैसे मैं आपको कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी 2 से 3 दिन में दे दूंगा, पूरी की पूरी वीडियो को मर्ज करके मैराथन। उसी के साथ वर्ल्ड भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर इंडियन पॉलिटी की बात कर लेते हैं। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। इसको सिर्फ आप हेल्प लेने के लिए रख लो, असिस्ट के लिए रख लो, हमेशा के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरी पढ़ के जाओ एग्जाम देने के लिए। हाँ, अगर यूपी PCS या UPSC या फिर किसी और PCS की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा करके इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को देखना चाहिए। देखो, देखते रहोगे, थोड़ा ना थोड़ा आपका ब्रॉडर एस्पेक्ट होगा, आप चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है ना। आर्टिकल 256 क्या कहता है ये मतलब नहीं है, उसके अंदर क्या क्लॉजेज हैं वो भी थोड़ा बहुत समझना आपको जरूरी है, ठीक है। फिर
अभी RO एग्ज़ाम की बात करें पर्टिकुलरली तो आप ल्यूसेंट रेफर कर लो अच्छे तरीके से। एक बात और ध्यान रखना, कभी भी आर्टिकल को रटने की कोशिश मत करना। आई हैव ट्राइड एंड देन आई फेल्ड एंड देन आई वेंट थ्रू क्वेश्चंस एंड देन आई गेट ऑल द आर्टिकल्स। सीधी सी बात है, मेरा जो बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैंने कोशिश किया था कि कैसे सबको सब कुछ पता है। हाँ, 110 आर्टिकल, 78 आर्टिकल, 75 आर्टिकल, 60 आर्टिकल, 360 आर्टिकल, 356। फिर मुझे लगा यार मतलब ये आउट ऑफ अप्रोच है, ठीक है, क्योंकि मैं गेट वेट की देखता था, ठीक है, तो लॉजिकल अप्रोच उसमें ज़्यादा लगता है, तो याद करने की चीज़ें ज़रूरी नहीं थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, जब सब इसको कर रहे हैं तो कोई ना कोई जगह होगा। तो फिर मैं क्या किया, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया। पहले घटना चक्र लगाया, तो मुझे ना लगभग 40% आर्टिकल्स ऐसे याद हो गए जो मुझे याद करने की फिर ज़रूरत नहीं है। फिर मैं विजन आइज की मंथली मैगजीन को देखने लगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट आर्टिकल पे डिस्कशन हो किया रहता है। फिर मैं एडिटोरियल पढ़ने लगा, उससे और भी चीज़ें आने लगी, तो धीरे धीरे करके वो बिल्डअप हो गया। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बैठ करके क्रैम कर रहे हो, क्रैमिंग मत करना, कभी क्रैम करोगे हमेशा धोखा देगा ये। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स पोर्शन पे, तो ज़्यादा फोकस करो करंट इशू पे। घटना चक्र तो मस्ट है लगाना, ठीक है। रिसेंट वाली घटना चक्र ले लीजिएगा, 2023 वाली आ रखी है, जिसमें आपको बजट और इकोनॉमी सर्वे रिसेंट वाली मिल जाएगी, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जैसे GDP, GNP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एग्रीकल्चर, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपको थोड़ा बहुत देख के जाना है। देख के जाना है मतलब देख के जाना है और क्वेश्चंस के लगा के जाने हैं। एक और टॉपिक है 5 ईयर प्लान, इसको तो आप घोट के पी जाना, ठीक है। बोलोगे तो मैं समरी दे दूंगा, लेकिन घोट के पी जाना। फिर यूपी बजट 23-24 की, यूपी इकोनॉमी सर्वे 22-23 की, ठीक है। आपको पता ही होगा 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर इसकी पीछे की होती है, तो ये आपको करके जाना है। फिर यूपी स्पेशल में मैं आपको सजेस्ट करूँगा नो योर स्टेट अरिहंत, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सबसे अच्छी बुक है। आप हिंदी मीडियम से हो तो आपके पास सैम्पल ऑफ सिचुएशन है, आप उसको क्रिएट करके खुद से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जनरल हिंदी की बात कर लें, PN पांडे या फिर जनरल हिंदी बाई वासुदेव नंदन शुक्ला जी की एक बुक आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन इतना करने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है पता है आपको? यूपी PCS प्लस यूपी RO कि 15 या 20 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को रखना है अपने पास में, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर कहोगे आप तो मैं इसकी एनालिसिस डाल दूंगा कि आखिर किस तरीके से ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का, वो मैं बता दूंगा कौन सी टॉपिक से। ये तो हो गया सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। इसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस भी कर दूंगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। और डेली शेड्यूल शुरू होने वाला है अभी, आप उसको फॉलो करो, ठीक है। हिंदी में भी 6 टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, अभी डिस्कस कर लेते हैं विद द प्रॉपर जो उसकी दे रखी है उसमें नोटिफिकेशन में, ठीक है। अब अगर आप यूपी RO की सिलेबस को देखोगे, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की सिलेबस की बात करूँगा। जनरल स्टडीज़ में 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको, 140 क्वेश्चन होते हैं 140 मार्क्स के, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, जो मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें बता दी है वही इन्फॉर्मेशन है, आप इसको देख लेना आराम से। सामान्य हिंदी में अगर आप देखना चाहो तो हिंदी व्याकरण में विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेषण विशेषण और पर्यायवाची शब्द, ये आपको मिलेंगे। 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बर्डन नहीं है, आप इसको आराम से देख सकते हो, आराम से किया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपको यूपी RO एग्ज़ाम का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। दूसरी चीज़, अगर आप इसकी डेली शेड्यूल में जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो आपको यूपी PCS में, UPSC में एज वेल यूपी RO में भी हेल्प करेगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करो, रिलीजियसली फॉलो करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। अगर आपको और कोई कंटेंट चाहिए, घटना चक्र मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री की डाल रखी है, फिजिक्स की डाल रखी है, पॉलिटी की डाल रखी है, आप बहुत सारी चीज़ों से बेनिफिट ले सकते हो अगर आप चैनल पे जुड़ोगे तो। घटना चक्र आई दृष्टि की पॉलिटी डाल रखी है, घटना चक्र आई दृष्टि की अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करंट अफेयर मिल जाएगी, उसको मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ सितंबर तक, ठीक है। तो तैयारी करो यूपी RO एग्ज़ाम का, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ वाइल आपको इस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। लास्ट चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ PDF जो बेचते हैं या फिर इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ओवरलोडिंग ऑफ गार्बेज, ये भी थोड़ा दिक्कत वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर हैप्पीली। थैंक यू।